आप सभी को नारद संचार की ओर से प्रणाम। वर्तमान समय में जब एक ओर देश कोरोना प्रभाव से जूझ रहा है, अर्थव्यवस्था चरमरा गई है, लॉकडाउन के बीच सभी में भय व्याप्त है, तमाम कयास लगाए जा रहे हैं, अस्पतालों में बेड नहीं मिल रहे, राज्य सरकार, केंद्र सरकार इस महामारी से लड़ रही है। वहीं दूसरी ओर हमारे श्रमजीवी पत्रकार अपनी जान जोखिम में डालकर जनता को जागरूक कर रहे हैं। परंतु दुर्भाग्यपूर्ण रूप से ये कलम का सिपाही जो न जाने कितनों के जीवन को बदल चुका है, आज उसके साथ कौन खड़ा है? वास्तव में पिंक स्लिप नाम की ये महामारी आज हमारे मीडिया संस्थानों में बहुत बड़े स्तर पर फैल चुकी है। मीडिया के सामाजिक सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी बनती है? उन संस्थानों में जिनमें वो काम करते हैं, या राज्य सरकार की अथवा केंद्र सरकार की? इन तमाम बिंदुओं पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है श्रीमती सुजाता माथुर जी, जो कि सलाहकार है फेडरेशन ऑफ पीटीआई एम्प्लॉइज यूनियन की। मैं आपका स्वागत करता हूं। नमस्कार सुजाता मैम। धन्यवाद। और हमारे अगले पैनलिस्ट हैं श्री राज बिहारी जी, जो अध्यक्ष हैं नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के। आप रांची एक्सप्रेस और राष्ट्रीय खबर के राजनीतिक संपादक रहे, हिंदुस्तान समाचार के एग्जीक्यूटिव एडिटर रहे, नई दुनिया और हिंदुस्तान को अपनी सेवाएं दे चुके हैं। राज बिहारी जी का मैं स्वागत करता हूं। नमस्कार सर। नमस्कार, सभी को नमस्कार। हमारे अगले पैनलिस्ट हैं श्री आशुतोष त्रिपाठी जी। आदरणीय त्रिपाठी जी पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स में मेट्रो एडिटर पद पर कार्यरत हैं और विगत 25 वर्षों से पत्रकारिता कर रहे हैं। हिंदुस्तान, दैनिक भास्कर, अमर उजाला, स्वतंत्र भारत में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। और विशेष रूप से मैं आदरणीय त्रिपाठी जी को धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि नारद संचार परिकल्पना को साकार करने में आपने मेरा मार्गदर्शन किया है। नमस्कार त्रिपाठी जी। अच्छा, हमारे साथी पत्रकार श्री चंद्रशेखर जोशी जी, जो आज हमारे कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं, जो कि डीडी न्यूज में न्यूज एंकर हैं। मैं आदरणीय चंद्रशेखर जोशी जी का स्वागत करता हूं। नमस्कार चंद्रशेखर जोशी जी। धन्यवाद। आशा करता हूं हमारे साथ अभी हमारे पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार श्री नरेश तनेजा, जो जल्द ही जुड़कर हमारे इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएंगे। तो मैं आदरणीय जोशी जी से अनुरोध करता हूं, कृपया आज के इस कार्यक्रम की शुभारंभ करें, और दर्शकों से अनुरोध करता हूं यदि आपके पास कोई प्रश्न हो तो आप चैट बॉक्स में जाकर अपने प्रश्न को हमसे साझा कर सकते हैं। आदरणीय चंद्रशेखर जोशी जी पैनलिस्ट से आपके सवालों को उन तक लेके जाएंगे। चंद्रशेखर जोशी जी, आप कृपया शुरू कीजिएगा। धन्यवाद विजय जी। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है जो आज आपने चुना है। दरअसल इस विषय पर समय समय पे काफ़ी परिचर्चाएं होती रहती है, लेकिन आज का जो समय है ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है परिचर्चा करने के लिए, क्योंकि जिस तरह से कोरोना महामारी से देश जूझ रहा है और उस सब के बीच में पत्रकारों को काफ़ी परेशानी उठानी पड़ रही है। इसी पे हम बातचीत करेंगे, चाहे हम सुजाता जी की बात करें, राज बिहारी जी की बात करें, या आशुतोष त्रिपाठी जी की बात करें। सब काफ़ी अनुभवी लोग हैं और पत्रकारों का क्या कुछ संघर्ष होता है काफ़ी अच्छी तरह से समझते हैं। अगर आज की हम स्थिति की बात करें, सबसे पहले हम भारतीय मीडिया को लें, चाहे वो प्रिंट हो, इलेक्ट्रॉनिक हो या दूसरे माध्यम हो। जो भारतीय मीडिया है वो कुछ सीमित लोग उस पर काबिज हैं। जो प्रभावशाली मीडिया है उस पर बहुत ही सीमित लोग उस पर काबिज हैं, उन लोगों का वो मीडिया है। और उसके अलावा अगर हम जो बड़े मीडिया हाउसेज हैं उनकी बात करें तो वहाँ पर सामाजिक सुरक्षा, ये पत्रकारों के बीच में बातचीत होती थी, काफ़ी अच्छी वहाँ पर सामाजिक सुरक्षा है और काफ़ी दूसरे तरह की वहाँ पर सुरक्षा है। लेकिन इस समय हम देख रहे हैं जिस तरह की खबरें हमारे बीच में आ रही हैं, बड़े बड़े मीडिया हाउसेज चाहे वो प्रिंट के हों या डिजिटल के हों, वहाँ पर भी पत्रकारों को परेशानी उठानी पड़ रही है। कई जगह पे, चाहे दिल्ली की बात करें या दिल्ली के बाहर ब्यूरोज की बात करें, कई पत्रकारों को नौकरी से निकाल दिया गया है। कई पत्रकारों को कहा गया है कि आप छुट्टी ले लीजिए और अभी आपको सैलरी नहीं देंगे, बाद में जब काम पे बुलाएंगे तब आपको सैलरी देंगे। और कई जगह पे जो पत्रकारों की सैलरी है उसमें कट किया जा रहा है, कहीं 20%, 30%, और कई जगह ऐसी स्थिति है कि पत्रकारों को सैलरी भी नहीं दी जा रही है। अगर हम जो छोटे छोटे जो मशरूमाइजेशन हुआ है पिछले कुछ सालों में मीडिया के अंदर में, हमने देखा है कि छोटे छोटे जो
छोटे छोटे जो चैनल्स खुले हैं, छोटे छोटे अखबार खुले हैं या छोटे छोटे दूसरे जो मीडियाज खुले हुए हैं, वहाँ पे हम देख रहे हैं पत्रकारों की और ज़्यादा वहाँ पर खराब हालत है। और अगर कोरोना की हम बात करें तो जब कोरोना को कवर करने की बात थी, उसमें पत्रकार सबसे आगे बढ़ चढ़कर जा रहे थे। और उसके बाद हमने देखा कि आज की जो तारीख है उसमें हम अपने सोशल मीडिया या दूसरी जगह भी देखते हैं, मीडिया में तो ये खबरें आती नहीं हैं। हमारे कई पत्रकार साथी भी कोरोना की मार से जूझ रहे हैं। और बिना नाम लिए मैं आपको बताऊंगा कि मेरे एक बहुत करीबी जानने वाले पत्रकार हैं, उनका अभी कुछ ही दिनों पहले एक वीडियो वायरल हो गया था सोशल मीडिया में। उनके सास ससुर की कोरोना से मौत हो गई, उनकी शव को उठाने वाला वहां से कोई नहीं था, उनकी दोनों जो बच्चियां हैं वो कोरोना से संक्रमित हैं, वो खुद कोरोना से संक्रमित हैं, उनकी पत्नी कोरोना से संक्रमित हैं। तो इस तरह की जो खबरें हैं ये आम लोगों तक तो नहीं आ रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं क्योंकि हम लोग मीडिया में हैं, हम लोगों तक ये खबरें आ रही हैं। तो इस सब के बीच में अब सवाल ये उठता है कि जो मीडिया हाउसेज हैं वो क्या कर सकते हैं, जो पत्रकार संगठन हैं वो क्या कर सकते हैं, और उसके अलावा केंद्र सरकार की बात करें या राज्य सरकार की बात करें तो वो क्या कुछ कर सकते हैं। तो इसके लिए काफी अच्छा पैनल आज हमारे पास मौजूद है। सबसे पहले सुजाता जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, आपका एक लंबा अनुभव रहा है पत्रकारों के संघर्ष को देखने का और पत्रकारों का जो जीवन यापन होता है उसको देखने का, पत्रकारों की जो जरूरतें हैं, पत्रकारों के साथ जो संबंध हैं मीडिया हाउसेज के, उनको देखने का। तो आप अपना विचार रखिए, क्या कुछ आपने इस बीच में सुना है और क्या कुछ आपको लगता है इस सब हालात को देखते हुए? देखिए, ऐसा है कि सबसे पहले तो कोरोना का मामला तो अभी पिछले 3 महीने का है, लेकिन मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि हम सब जानते हैं कि हम एक बहुत बड़े लोकतांत्रिक देश में रहते हैं और हम सब जानते हैं कि लोकतंत्र के 4 पिलर्स हैं और उन 4 पिलर्स में मीडिया नाम का जो पिलर है उसकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। इस भूमिका को बनाए रखने के लिए या इस भूमिका को निभाने वाले पत्रकारों को उनकी अभिव्यक्ति की आजादी या उनके अधिकार, उनके काम करने का की जो जरूरतें हैं उनको पूरा करना, मुझे लगता है कि देखिए, ये मीडिया घरानों का काम तो है। जिस मीडिया में आप काम करते हैं उस घराने का काम जरूर है, लेकिन लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाने, मजबूत रखने के लिए ये काम हमारे केंद्र की सरकार और राज्य सरकारों का भी। क्योंकि अगर हम कहने के लिए उनको कहेंगे कि अभिव्यक्ति की पूरी आजादी है, काम करने की पूरी आजादी है, तो लेकिन हम उनको उनकी जो उनको सुविधा चाहिए, जो उनको जरूरतें हैं, जो उनकी अनिवार्य जरूरतें हैं, वो हम पूरी नहीं कर पाते हैं। तो हम उनसे ये अपेक्षा करें कि वो एकदम जान लगाकर काम करेंगे, कोरोना के केसेस में जाके काम कर रहे हैं, लेकिन उनको, आपने खुद ही कहा कि उनको अभी कोई ऐसी विशेष सुविधा नहीं है। हाँ, छिटपुट इधर उधर से कोई पार्टी किसी पत्रकार को कह देती है कि हम तुमको दाखिल करा देंगे, हम तुम्हारा ध्यान रखेंगे, हम तुमको पैसा दे देंगे, लेकिन सरकारी तौर पर ऐसी कोई भी, मुझे लगता है कि प्रॉपर व्यवस्था नहीं है अभी तक कि हम पत्रकारों को ये सुरक्षा दे सकें। पत्रकारों को आप सब इस मीडिया में इतने सालों से हैं, तो आप सब जानते हैं कि हम लोगों का काम क्या होता है। हम लोगों का काम है कि हम जनता की आवाज सरकार तक पहुंचाएं और जनता को जागरूक बनाएं, जनता को जानकारी दें। जनता को जागरूक बनाने के लिए जो एफर्ट्स हमें करने पड़ते हैं उनमें हमें ये होता है कि अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हम 4 तरह की या 5 तरह की सत्ताओं से हमारा मुकाबला होता है। एक पूंजी की सत्ता है, एक राजनीतिक सत्ता है, एक धार्मिक और सांप्रदायिक सत्ता है। तो इन सब के प्रति हमारा कर्तव्य जनता के प्रति ये है कि हम उनको इन 4-5 सत्ताओं के दरमियान होने वाले भ्रष्टाचार, उनके शोषण, उनकी गड़बड़ियों को उजागर करें
और उन पर ध्यान दिलाएं। बाकी जो हमारे 3 स्तंभ हैं, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका, इनका और जनता का ध्यान उन पे दिलाएं। तो सवाल ये है कि हम क्या अपने पत्रकार साथियों को, अपने मीडिया कर्मियों को वो सारी जरूरतें जो उनकी हैं उनको सुनिश्चित कर रहे हैं। जैसे हम पहली बात सोच सकते हैं कि हम जॉब सिक्योरिटी एक बहुत ही जरूरी तत्व है। जब से आप सब जानते हैं, जब से ये ठेका की प्रथा शुरू हुई है, तब से जॉब सिक्योरिटी नाम की कोई चीज ही नहीं बची है मीडिया में। जब जिस संस्थान के मैनेजमेंट का कोई अपना क्या कहते हैं आर्थिक विपत्ति संकट दिखा के कोई किसी वजह से लोगों को लगातार निकाल रहे हैं। ये सिर्फ इस कोरोना काल की ही बात नहीं है। इन 3 महीनों में तो खैर बहुत ही भयानक तौर पर ये किया गया है जो हम सब जानते हैं, लेकिन उससे पहले भी विभिन्न संस्थानों में बहुत सारे मीडिया कर्मियों को निकाला जा चुका है, छंटनी की जा चुकी है, जबरन रिटायरमेंट, फरलो, ये सब कुछ होता रहा है। तो ये मुझे लगता है कि हमारी केंद्र की सरकार और राज्य की सरकारों की बहुत बड़ी और बहुत महती जिम्मेदारी है कि वो उन्हें जॉब सिक्योरिटी मुहैया करवाएं, जॉब सिक्योरिटी मुहैया कराएं। और उसके बाद दूसरी जरूरत है फाइनेंशियल सिक्योरिटी। फाइनेंशियल सिक्योरिटी का मतलब है कि आपकी तनख्वाह में जो कटौती हो जाती है, आपको कॉन्ट्रैक्ट पे रखा हुआ है तो आपको अलग अलग तरह से वो पे का अलग अलग वो बना के, ताकि आपका पीएफ उससे प्रभावित होता है, आपको कोई सुविधा नहीं मिल पाती है, आप एकदम ऐसे अधर में रहते हैं कि आज आप मन लगा के काम करें और कल आपकी नौकरी नहीं है। तो ऐसे में हम उन पत्रकारों से कैसे अपेक्षा करेंगे कि वो पूरी निष्ठा और लगन से काम करें। तो ये 2 चीजें तो बेहद जरूरी हैं, जो कोरोना काल हो या कोरोना काल नहीं हो, तो ये 2 चीजें। इसके बाद अब कोरोना के मामले में चाहे और भी मामलों में एक हेल्थ सिक्योरिटी का पॉइंट है। हेल्थ सिक्योरिटी पत्रकारों के लिए और मीडिया कर्मियों के लिए सुनिश्चित की जानी चाहिए, ताकि अगर इन केस काम के दौरान किसी वजह से उनको कोई बीमारी हारी हो जाती है, या उनका काम है किसी संस्था या किसी व्यक्ति या किसी भी सत्ता में चल रहे भ्रष्टाचार को उजागर करना, या उन सत्ताओं से उन्हें चुनौती भी मिलती है, उन पे हमले होते हैं, उनके खिलाफ मामले दायर होते हैं, उनको प्रताड़ित किया जाता है, मैनेजमेंट से दबाव डाला जाता है कि इनको ट्रांसफर कर दो, इनको हटा दो, कुछ करो। तो ये सारी चीजों का ध्यान कौन रखेगा? क्योंकि मीडिया संस्थान तो कई बार इन दबावों में आ जाते हैं। तो इन सब चीजों का ध्यान तो सरकार को रखना पड़ेगा कि वो कोई ऐसा तंत्र बनाए जिसमें पत्रकार जो लोग हैं वो अपने निडर होकर अपना काम कर सकें, चाहे वो कोरोना के मामलों की रिपोर्टिंग है, चाहे वो प्रवासी मजदूरों के पैदल और अलग अलग तरह से कोरोना की वजह से वापस अपने क्षेत्रों में जाने का मामला हो। बहुत सारे पत्रकार कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि वो कर रहे हैं क्योंकि उनका दायित्व बोध उनको ये करने के लिए प्रेरित करता है। लेकिन हमारी सत्ता जो है, हमारी सरकारें जो हैं, वो उनके लिए क्या कर रही हैं? उनकी सुनिश्चितता, उनको सिक्योरिटी सुनिश्चित कराने के लिए ऐसे बहुत ज्यादा कुछ किया हुआ नजर नहीं आता। तो ये लगातार मांग उठती रही है। रास बिहारी जी जानते हैं, आप सभी लोग जानते हैं जो भी ट्रेड यूनियन आंदोलन से जुड़े लोग हैं, कि ये जॉब सिक्योरिटी बहुत बड़ा इशू है, हमारा फाइनेंशियल सिक्योरिटी बहुत बड़ा इशू है, हेल्थ सिक्योरिटी बहुत बड़ा इशू है, और एक चौथा इशू है जो है लीगल सिक्योरिटी। लीगल सिक्योरिटी में भी 2 तरह की लीगल सिक्योरिटी है। एक प्रोटेक्शन अगेंस्ट हैरेसमेंट है, वही जो मैंने अभी कहा कि आप अगर किसी संस्थान के भ्रष्टाचार को उजागर करते हैं तो इससे पहले कि उस पे आपको आश्वासन मिल सकता है आपकी रिपोर्ट पे कि ठीक है इस पे कार्रवाई की जाएगी, लेकिन इससे पहले कि वो कार्रवाई होगी उससे पहले आपके खिलाफ मामला दायर हो जाएगा। समझ रहे हैं आप बात को? तो ये लीगल हैरेसमेंट जो होता है,
या इसके अलावा जो होती है आप मारपीट होती है पत्रकारों के साथ, उनको परेशान किया जाता है, परिवार को परेशान, यहाँ तक हत्याओं तक की बातें हुई हैं। तो इन सबका ध्यान रखना किसकी जिम्मेदारी है? इन सबका ध्यान रखना, अगर लोकतंत्र को बचाए रखना है तो इन सबकी जिम्मेदारी हमारी केंद्र सरकार की है, और उसके बिहाफ पे राज्य सरकारें उसके निर्देशों के अनुसार काम करेंगी। तो फिलहाल मैं इस सवाल के जवाब में तो इतना ही कहना चाहूंगी कि कोरोना काल और नो कोरोना काल, हमें इन 4 चीजों पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, और ये वर्षों से मांगे उठ रही हैं, लेकिन अभी तक भी कोई बहुत ठोस धरातल पे हमें दिखाई नहीं देता। जी सुजाता जी, शुक्रिया, आपने अपनी बात रखी और अभी और आपसे हम इस बारे में बातचीत करते रहेंगे। रासबिहारी जी, अगर जो सुजाता जी के साथ अभी जो बातचीत हुई है, जो उन्होंने बताया है, उसको अगर देखा जाए और मैं आपके सामने कुछ बिंदु रखूं। पहला बिंदु यह है कि ठीक है, कुछ हद तक मान सकते हैं और ये मानना भी पड़ेगा कि जो अभी जिस तरह के हालात हैं उसमें कई सारे मीडिया हाउसेज हैं जिनके ऊपर आर्थिक संकट भी उनके ऊपर आया है या आया होगा, क्योंकि काफ़ी जो मीडिया हाउसेज हैं उन्होंने अभी अच्छा काम किया, कोरोना के समय में कवरेज भी उन्होंने अच्छी की, कोई भी मीडियम रहा हो, लेकिन वो उनका जो इस ये कवरेज के दौरान जो लोगों के बीच में वो गए, वो कहीं ना कहीं उनका वो बिजनेस में उतना टर्न नहीं हो पाया है, उनको उतना बिजनेस नहीं मिल पाया है क्योंकि हालात इस तरह के हैं। पहला बिंदु ये। दूसरा बिंदु रासबिहारी जी, अगर सरकारों की हम बात करें, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकारें हों, अक्सर ये देखने में आता है जो बड़े मीडिया हाउसेज हैं उन्हीं को वो लोग सपोर्ट करते हैं। जो मध्यम छोटे लघु समाचार पत्र हैं, मध्यम छोटे लघु मीडिया हैं, या एक बहुत बड़ी विडंबना यह है कि आप 21वीं सदी की ओर जा रहे हैं, लेकिन इस सब के बीच में भारत के अंदर कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है कि डिजिटल मीडिया, कई लोग जो डिजिटल मीडिया को वो रिकॉग्नाइज करें, इस तरह की कोई पॉलिसी आज की तारीख में है नहीं। हालांकि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से कुछ दिनों पहले एक अधिकारी बता रहे थे कि इस तरह की एक पॉलिसी तैयार की जा रही है, सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने उनको आदेश दिए हैं कि इस तरह की एक पॉलिसी तैयार की जाए, लेकिन ये एक विडंबना है कि इस तरह की कोई पॉलिसी नहीं है। मुझे लगता है चंद्रशेखर हम पहले इन बातों का जवाब ले लें, फिर तीसरे पॉइंट पे मैं आपकी बात का जवाब देता हूं। बिल्कुल, और इसमें एक पॉइंट आपको बताऊं कि ये लीगल सिक्योरिटी का जो पॉइंट है, इस सब के बीच में अगर मैं आपको कहूं कि आप थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि आप राज्य या केंद्र सरकार हैं, तो क्या कुछ वो चीजें हैं जो करेंगे आप या करनी चाहिए सरकारों को? देखिए, सुजाता जी ने कहा कि मीडिया चौथा खंबा है। ये संविधान में कहीं व्यवस्था नहीं है, हम मानते हैं कि उस समय चूंकि मीडिया जब देश आजाद हुआ था तो मीडिया की एक बड़ी भूमिका थी। सारे नेता मीडिया से जुड़े, पत्रकार थे सब नेता, चाहे महात्मा गांधी रहे हों, जवाहरलाल नेहरू जी रहे हों, जितने भी क्रांतिकारी थे सबके अपने अखबार था, मीडिया का एक बड़ा चरित्र था। इस कारण हम उसको एक मिशनरी पत्रकारिता कहते हैं उस समय की। लेकिन अगर हम आज की बात करें, आज अगर सबसे कोई खराब क्षेत्र है तो वो है मीडिया का क्षेत्र। ठीक है, आप हर एक क्षेत्र की आप बात करेंगे, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, जहां पे एक उम्मीद की जाती है कि डॉक्टर भगवान होता है और शिक्षक जो है गुरु होता है, वो ढलता है। दोनों में भी बहुत खामियां आई हैं, लेकिन सबसे ज्यादा खामियां मीडिया में आई हैं और सबसे ज्यादा अत्याचार भी मीडिया में है। अगर हम कोरोना काल से पहले की बात करें, जितने भी बड़े बड़े अखबार थे, सबने अपने यहाँ से जो परमानेंट बेस बोर्ड पर जो कर्मचारी थे, पत्रकार थे, बड़ी संख्या में निकाला। हिंदुस्तान टाइम्स ने निकाला, टाइम्स ऑफ इंडिया ने निकाला, इंडियन एक्सप्रेस में निकाला। आज ऐसे बहुत 2-4 अखबार है जहां पर बेस बोर्ड लागू होगा। शायद मेरे ख्याल से कोई ऐसा अखबार नहीं है जहां पर कोई भी कर्मचारी बेस बोर्ड में या परमानेंट काम करता होगा जी। और सबसे बड़ी बात है कि आज मीडिया को लेकर हर कोई निशाना बना रहा है। प्रधानमंत्री कहते हैं मीडिया अपना धर्म पूरी तरह नहीं निभा रहा। गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं कि मीडिया में बड़ी खामियां आई हैं। राहुल गांधी ने अभी 4 दिन पहले मीडिया को लेकर सवाल उठाए हैं कि मीडिया बीजेपी के गोदी में बिक गई है। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि आज के दिनों में जब मीडिया में एकजुटता की जरूरत है, मीडिया की साख विश्वसनीयता को बचाने की जरूरत है, मीडिया के लोग जो काम कर रहे हैं
उनका घर परिवार चले, इसको चलाने की जरूरत है। उस समय हम मीडिया में लोगों को बांट दिया गया है। हम मीडिया की जब स्वतंत्रता की बात करते हैं तो बड़े बड़े लोग चर्चा में रहते हैं, चाहे सुधीर चौधरी हो, चाहे अर्नब गोस्वामी हो, या इस पक्ष के हैं या उस पक्ष के हैं, कोई मीडिया की बात नहीं करना चाहता है। और आज की हालत यह है कि मीडिया के लोग मजदूरों की दुर्दशा दिखा रहे हैं। अपनी दुर्दशा के बारे में एक लाइन वो अपने अखबार में ना तो छाप सकते हैं, ना टीवी चैनल पे दिखा सकते हैं। हालत यह है कि कोरोना के बाद में जिस तरह से मीडिया हल्ला मचा रहा है, मीडिया मालिक जो हल्ला मचा रहे हैं कि अखबार उनके नुकसान हो गए, ऐसा कौन सा आप धंधा, आप इतना 2 महीने में अगर आपका नुकसान हुआ है, आप एक तरफ लगातार आप पिछले 5 साल में देखिए भास्कर कहां से कहां पहुंचा है, अमर उजाला की कितनी तरक्की हुई है, जागरण की कितनी तरक्की हुई है, हिंदुस्तान कितनी जगह से संस्करण निकले हैं, नवभारत टाइम्स कितनी जगह से निकला है, टाइम्स ऑफ इंडिया कितनी जगह से निकला है, इंडियन एक्सप्रेस का बंटवारा होने के बावजूद वो कई उस चल रहा है। और अचानक हिंदुस्तान टाइम्स से लोग निकाल दिए जाते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया से लोग निकाल दिए जाते हैं, भास्कर से निकाल दिए जाते हैं। ऐसा कोई अखबार नहीं बचा जहां पर पत्रकारों को नहीं निकाल दिया गया हो। और तनख्वाह 30 से 50% तनख्वाह काट दी गई है। 30% मिनिमम तनख्वाह काटी है, 50% तक भी काटे गए हैं। सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ है वो हुआ है मध्यम और लघु समाचार पत्रों का, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो। पिछले 2 साल से उन लोगों को कोई विज्ञापन ही नहीं मिल रहा था। उनसे इतनी जानकारियां मांगी गई थी कि 1,18,000 अखबारों में से केवल 33,000 ने अपने कागजात जमा कराए हैं। यानी इतनी बड़ी संख्या में अखबार जो छपी नहीं रहे, बंद हो गए, रिकॉर्ड पर बंद हो गए। और ये कोरोना के कारण जो है अखबार और बड़ी संख्या में बंद हुए हैं। अभी आप देखिए कि जैसे इंडियन एक्सप्रेस ने अपने सारे एडिशन बंद कर दिए, ऑन रिकॉर्ड बंद नहीं किए हैं, लेकिन सिर्फ दिल्ली एडिशन छप रहा है उनका। राजस्थान पत्रिका के सिर्फ 3 एडिशन छप रहे हैं, बाकी सब बंद कर दिए उन्होंने। जागरण के भी कोलकाता एडिशन बंद हुआ है। छोटे छोटे अखबार तो बहुत पहले से ही बहुत खराब हालत में थे, अब और खराब हालत में हो गए। केंद्र सरकार की तरफ से पहले जो विज्ञापन मिलता था उस पर रोक लगा दी गई। वो विज्ञापन गिने चुने अखबारों को दिए जाने लगे, वो विज्ञापन गिने चुने टीवी चैनल को दिए जाने लगे। यही हाल राज्य सरकारों में है। अगर केजरीवाल सरकार विज्ञापन दे रही थी वो अखबारों को, तो बीजेपी ने शोर मचाया कि आप क्यों विज्ञापन दे रहे हो। इसी तरह क्योंकि अखबार और टीवी चैनल विज्ञापन पर ही चलते हैं। वो कोई अखबार बिकेगा उसका कीमत आएगी, इस पे अखबार नहीं चलते हैं। दूसरा, कोरोना काल में जिस तरह की फेक न्यूज का आरोप लगाकर जिस तरह पत्रकारों को गिरफ्तार किया गया है। गुजरात में एक पत्रकार को गिरफ्तार किया, कोर्ट ने कहा कि जो पुलिस ने मामला बनाया वो बनता ही नहीं इनके ऊपर। उत्तर प्रदेश में 8-10 जगह पर पत्रकारों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। छोटी छोटी बातों पे मामला दर्ज किया गया कि एक अखबार ने छाप दिया कि एक क्वारंटाइन सेंटर में बद इंतजामी है, और वहां जो एक बंदा रहता, वहां रहने वाले एक आदमी के हवाले से उसने अपना वीडियो बना के जब दिया, उसके ऊपर मुकदमा लगा दिया। इसी तरह से आप देखेंगे फतेहपुर में खाली एक पत्रकार ने ट्वीट किया था कि एक जो कम्युनिटी किचन है वो बंद हो गई है, उसके ऊपर फेक न्यूज और धारा 120, 420 के वो देशद्रोह तक के आरोप पत्रकारों पे लगाए जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में देखिए, आज शुद्ध रूप से अगर आप कहें, मीडिया का कोई मिशन नहीं है। मीडिया का सिर्फ एक मिशन है कि हमें अपना व्यापार करना है, अपना कारोबार करना है। इसी कारण बहुत से ऐसे लोग मीडिया में आए हैं जो सिर्फ बिजनेस बढ़ाने के लिए मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप देखिए पश्चिम बंगाल की बात करें तो कितनी बड़ी संख्या में चिट फंड कंपनियों ने वहां पर अपने टीवी चैनल निकाले, अखबार वो खरीदे, अब सब बंद हो गए, सारे लोग वहां बेरोजगार हो गए हैं। अभी कोरोना काल में जो मेरा पास रिकॉर्ड है, कम से कम 10,000 पत्रकारों की नौकरी गई है। सारी भाषाओं मिला के जो हमारे पास आंकड़े हैं, हमारे जो संगठन के लोगों ने जो इकट्ठे किए हैं, 10,000 लोगों की
10,000 पत्रकारों के परिवारों के सामने इस वक्त जीवन यापन का संकट पैदा हो गया है। मैं लोगों का नाम भी लूंगा, दिल्ली में ऐसे ऐसे पत्रकार हैं कि जिनके घर में राशन नहीं था। हमारे दिल्ली जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने, हम अपने कुछ लोगों से जो चंदा इकट्ठा किया था अपना दफ्तर चलाने के लिए कि हम कुछ व्यवस्थाएं करेंगे, हमने हम किसी का नाम नहीं, उन लोगों को हमने 2-2 हजार, 50 से ज्यादा लोगों को हमने 2-2 हजार रुपए दिए हैं, किसी से मांगे हैं, उनके घर में राशन पहुंचाया गया है। और खास तौर पे जो बेचारे बच्चे, अभी नए बच्चे जो 2-2.5 साल से काम आए थे, किसी टीवी चैनल में स्टिंगर बन के काम कर रहे हैं, जो उनकी अपनी बाइट दिखती है, उन सबको अचानक कह दिया कि आपकी कोई बाइट नहीं लेंगे। उनकी हालत ऐसी थी कि उनके घर में ये नहीं था कि कल आटा होगा, बच्चा क्या खाना खाएगा। उनके जब फोन आए तो हम लोगों ने कुछ व्यवस्था की। हमारे पास भी बहुत सीमित संसाधन है। हमने कुछ जो लोग कोरोना काल में जो लोग भोजन बांट रहे थे, सुविधाएं, उनसे भी हमने सहायता मांग के पहुंचाई। ऐसे में मीडिया में कोई आवाज, देखिए मालिक हो, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, कोई पत्रकारों की बात सुनने वाला नहीं है। मैंने मार्च महीने में जब मार्च महीने में जब ये स्थिति हुई थी और हमको लग रहा था कि कुछ होगा, तो मैंने एक मांग की थी सरकार से कि आप मीडिया के लिए, खास तौर पे प्रिंट मीडिया के लिए एक आर्थिक पैकेज लाइए। वो खबर सारे अखबारों ने उसको बड़ी प्रमुखता से उठाया। लेकिन जब मैंने उसके 7 दिन बाद ये मांग की कि मीडिया में, वो भी खासतौर प्रिंट मीडिया में, कि पत्रकारों को नौकरी से निकाला जा रहा है, उनकी तनख्वाह काटी जा रही है, तो बहुत कम अखबारों ने उसको छापा। उसके बाद हम जो 4 बड़ी यूनियन है, नेशनल यूनियन जर्नलिस्ट, इंडियन जर्नलिस्ट यूनियन, प्रेस एसोसिएशन और वर्किंग न्यूज कैमरामैन एसोसिएशन ने संयुक्त रूप से प्रधानमंत्री को पत्र भी भेजा। 2 पत्र हम संयुक्त रूप से भेज चुके हैं। 10 पत्र कम से कम मैं विभिन्न सरकारों को, सभी मुख्यमंत्रियों को मैंने पत्र लिखा है कि भाई आप कोरोना काल में जो पत्रकार प्रताड़ित हैं, जिनकी नौकरी चली गई है, जो अपने मकान का किराया नहीं दे सकते हैं, जो राशन नहीं दे सकते हैं, उनको जिला अधिकारियों के माध्यम से, क्योंकि जिला अधिकारी और सूचना अधिकारी सभी पत्रकारों की आर्थिक हालत जानते हैं, तो उनके अगर राशन पहुंचाने की, किसी सरकार की तरफ से अभी तक कोई कदम नहीं उठाया गया है। सरकार इतना जरूर कर रही है कि उसके खिलाफ कहीं छपता है तो पत्रकारों पे कार्रवाई की धमकी दी जाती है। पश्चिम बंगाल में अभी हाल में जो चक्रवाती तूफान आया अम्फन, आनंद बाजार पत्रिका में एक खबर उन्होंने छापी कि लोगों का इंतजाम नहीं हो पा रहा है, 8 दिन हो गए हैं, बिजली पानी की सप्लाई नहीं हो रही है। उसके संपादक के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज कर लिया गया। संपादकों को आओ, पुलिस वाले संपादक कहते आओ, संपादक को थाने बुलाएगा, संपादक ने वहां से अपना इस्तीफा देना अच्छा समझा। एक दूसरे और बंगाली अखबार के संपादक को भी इसी तरह किया गया। ऐसी स्थिति सब बंगाल में नहीं है, सभी राज्यों में लगभग है, कहीं थोड़ी है, कहीं ज्यादा है, लेकिन बंगाल में इतनी भयावह है कि जो लोग ममता बनर्जी के साथ है, कुछ मतलब मीडिया एकदम बटा हुआ है, कुछ मीडिया एकदम ममता बनर्जी के साथ है, और दूसरे की वहां ऐसी हैसियत नहीं है, ना औकात है कि वो ममता बनर्जी के खिलाफ कुछ खबर छाप सके। अंग्रेजी अखबार पूरी तरह ममता बनर्जी के पक्ष में चलते हैं। हिंदी के 1-2 अखबार जो कोशिश करते हैं कि क्योंकि हिंदी भाषी लोग कुछ उनका ममता बनर्जी विरोधी तो कुछ खबरें छापते तो उनके ऊपर दबाव बना रहता है। इसी तरह आप किसी भी राज्य में जाइए, हिमाचल जैसे छोटे राज्य में 6 पत्रकारों पर मुकदमे दर्ज कर दिए गए, यूपी में 16 पत्रकारों पर मुकदमे दर्ज कर दिए गए, पंजाब में मुकदमे दर्ज हुए हैं। ऐसा कोई, तमिलनाडु में पत्रकार, आप मेरे जो जानकारी है कम से कम 10 पत्रकार की कोरोना से मौत हो चुकी है, और बड़ी संख्या में दिल्ली में ही मेरे कई जानने वाले लोगों ने बताया कि बड़ी संख्या में पत्रकारों को कोरोना पॉजिटिव आया है। वो घरों में है, और इसमें खासतौर में जो टीवी में काम कर रहे हैं वो लोग ज्यादा हैं। प्रिंट मीडिया में लगभग अभी ये स्थिति ठीक है। लेकिन आज जो मुद्दा है कि सरकारें क्या करें, सरकारों का काम होता है जो कानून संसद ने बनाया उसको लागू करें। सब किसी भी मीडिया हाउस में कोई कानून लागू नहीं है। जैसे मैं चर्चा कर रहा था, बेज बोर्ड तो पहले ही खत्म कर दिया गया है। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट भी कहीं लागू नहीं है,
कहीं पीएफ ढंग से नहीं कटता है, कोई जो लोगों को वेतन दिया जाता है उसमें बड़ी तरह की धांधली होती है। रास बिहारी जी, सुजाता जी, आप अभी हम एक नरेश तनेजा जी हमारे साथ हैं, उनको इंट्रोड्यूस करेंगे। उसके बाद आप कुछ 7-8 पॉइंट बना लीजिएगा कि सरकार आज की डेट में अभी क्या कदम सरकार को उठाने चाहिए, वो पॉइंट आप जरूर बताइएगा, क्योंकि आप दोनों के अनुभव इस परिचर्चा के लिए काफी महत्वपूर्ण होंगे। तनेजा जी, आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नमस्कार। नमस्ते तनेजा जी, आपने सुना होगा काफी महत्वपूर्ण यहाँ पर अभी मैं रास बिहारी जी को सुन रहा था। बिल्कुल, किस तरह के हालात हैं आप बताएं जरा, और क्या कुछ आपको पूरा लग रहा है जो अभी हालात बने हों? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने जो पैनलिस्ट हैं उनको नमस्कार करता हूँ और विजय जी को भी। मैं अभी रास बिहारी जी को सुन रहा था और उन्होंने कहा कि सरकारें जो हैं वो कानून को इम्प्लीमेंट कराएं। मैं एक सवाल रास बिहारी जी से पूछना चाहता हूँ, उनके सामने रखना चाहता हूँ, चाहे वो सुजाता जी आंसर दें या रास बिहारी, क्योंकि रास बिहारी जी बात कर रहे थे तो उसी लड़ी में मैं आगे बढ़ाता हूँ बात को। देखिए, आमतौर पर हर अखबार, प्रिंट मीडिया को अगर हम लेते हैं तो हर अखबार अपने आप को नंबर 1 शो करता है। मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, चाहे हिंदी का है चाहे अंग्रेजी का, वर्नाकुलर को छोड़ दीजिए, वो अपनी अपनी जगह करते हैं। और उधर जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, टीवी मीडिया है, वो भी अपने आप को टीआरपी के उस पे सेट पर नंबर 1 शो करने की कोशिश करता है। तो मेरे को एक बात सोचकर हैरानी होती है कि अगर अभी कोरोना काल आया है, उसमें भी अगर 2-4 महीने ये अपने कर्मचारियों का भार वहन नहीं कर सकते, भार तो क्या वहन करना है, वो काम करेंगे, फ्री में तो लेंगे नहीं, तो अगर वो नहीं लेते तो इनको अपने आप को नंबर 1 कहलाने का, टीआरपी में अपने आप को नंबर 1 कहलाने का, चैनल को 1 कहलाने का अधिकार क्या है? असल में इन्होंने फिर इसका मतलब कुछ कमाया नहीं है, ये सिर्फ विज्ञापन दाताओं को टीआरपी घोषित करके अपने आप को नंबर 1 घोषित कर रहे थे। इस पर आप बताइए मेरा। देखिए, आप शायद देर से आए, मैंने पहले ही कहा था कि अगर हम अखबारों की या चैनलों की विकास को देखें, जागरण पिछले 20 साल में कितना बड़ा है, भास्कर कितना बड़ा है, टाइम्स ऑफ इंडिया कितना बड़ा है, हिंदुस्तान टाइम्स कितना बड़ा है, आप सारे अखबार अगर देखेंगे, जो दिल्ली के अखबार थे वो राज्यों की राजधानी तक नहीं पहुंचे, वो मंडल तक छप रहे हैं। हिंदुस्तान टाइम्स का हिंदी अखबार जो है वो लखनऊ गया तो वो अलीगढ़, आगरा, मुरादाबाद, कानपुर से भी छपने लगा है, वो बनारस से भी छपने लगा है, वो पटना के अलावा भी कहीं। मैं वही बात कह रहा हूँ कि क्या कोई बड़ा, मैं वही कह रहा हूँ कि जो जिनका टर्नओवर 1000 करोड़ का है, 2000 करोड़ का है, अचानक अगर उनको विज्ञापन मिलने बंद हो गए तो उन्होंने, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया लीजिए, 50 पेज का अखबार निकलता था, अभी 10 पेज का अखबार आ रहा है, 12 पेज का अखबार आ रहा है। आप तो दाम उतना ही ले रहे हैं ना। पहले आप 50 पेज का अखबार दे देते थे 5 रुपए में, अब भी आप 10 पेज का अखबार दे रहे हैं 5 रुपए में या 3 रुपए, जो भी कीमत है अखबार की, क्योंकि मुझे लगता है 500 रुपए महीना हम पहले देते थे, 550 रुपए का, आज भी 550 रुपए दे रहे हैं। लेकिन तब रद्दी शायद 150 रुपए की बिकती थी, अब 10 पेज का अखबार है तो उसकी क्या रद्दी बिकेगी। तो ये अखबारों का जानबूझकर एक बनाया हुआ है कि हम बड़े घाटे में हैं। एक पत्रकार जो कम तनख्वाह पे काम करता है, वो अपना गुजारा, नौकरी जाने के बाद अपना गुजारा कर रहा है, लेकिन जो 2-2 हजार 3-3 हजार करोड़ के जो टर्नओवर वाली कंपनियां हैं, उनके सामने ऐसी क्या मुसीबत आ गई कि अचानक उनके सामने लगा कि नहीं, आप निकाल दीजिए। देखिए, पहले से भी ये अखबारों में चल रहा था, कम से कम आदमी रखो, उनसे ज्यादा काम लो। इस कोरोना में चारों तरफ जो त्राहिमाम मची हुई है, उनको ये भी मालूम है कि हम पत्रकार से एक अखबार का नाम नहीं लूंगा मैं, उस एक पत्रकार की तनख्वाह 80,000 थी, घटा के 40,000 वो कर दी। वो अपने बच्चों की फीस कैसे जमा करे, वो अपने घर का किराया कैसे दे, वो अपने घर का कैसे राशन पानी का खर्च पूरा करे, खर्चे बढ़ जाते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने, पति पत्नी दोनों काम कर रहे हैं, उन्होंने एक बड़ा महंगा मकान ले लिया, बड़ी महंगी गाड़ी ले ली, दोनों की नौकरी चली गई, मकान का किस्त देने लायक पैसे नहीं। मेरा सवाल ये था कि इनको फिर नंबर 1 कहलाने का क्या हक है? देखिए, ये तो सबको पता है किसकी क्या स्थिति है, हम लोग सब जानते हैं। मीडिया में जब ये दावे करते हैं, दरअसल क्या है कि आप ये देखिए कि राज्य सरकारों का काम होता है कि जो भी श्रम कानूनों का उल्लंघन होता है, कुछ शिकायत करता है तो कार्रवाई करे। आप
शिकायत करिए, कोई राज्य सरकार कार्रवाई ही नहीं वो करेगी। मैं आपको हिंदुस्तान टाइम्स का मामला बताता हूँ। जब हिंदुस्तान टाइम्स में 800 लोगों को निकाला गया था, हमने शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थी, हमने शिकायत की लेबर श्रम विभाग में। उस समय अंग्रेजी के एक बड़े पत्रकार ने जाके ही शीला दीक्षित को समझा दिया, आप उस चक्कर मत पड़िए। कोई कार्रवाई नहीं की गई। सरकारें ही नहीं चाहती हैं कि मीडिया, सरकार, देखिए सरकारों का मानना यह है कि अब हमें पत्रकारों की जरूरत नहीं, मालिक हमारे पास हाजिरी लगाते हैं, मालिकों की इच्छा को पूरी करते रहिए, पत्रकार का जो होना है होने दीजिए। पत्रकार आज राजबरी नहीं आएगा, कल दूसरा काम करेगा। क्योंकि जिस तरह मीडिया में अब लोग काम कर रहे हैं, वहां उनकी योग्यता नहीं देखी जाती है। हम इसे पत्रकारिता कहें क्यों है? मैं तो पहले कह रहा हूं कि आज के समय जो हो रही है ये पत्रकारिता नहीं है, ये सिर्फ एक जानकारी निकालने का, एक जानकारी देने माध्यम का रह गया। सरकार ने ये बोला है आप ये दे दीजिए। अखबारों की हालत ये है कि वो समाज में जो घट रहा है, हो रहा है, जनता की परेशानियां हैं, उनको भी सामने लाने में डरते हैं, खबरें मरती हैं। पहले हम लोग बताते थे कि आज मैं ये खबर दूंगा, आज अखबार में जो काम करते हैं उनको कहा जाता है ये खबर लाओ। होता नहीं होता तनेजा जी, आप तो लंबे अनुभव हैं, बिल्कुल यही अखबारों में चल रहा है। मेरे ख्याल से जितने भी हम सब मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं सब जानते हैं कि पहले हम लोग अपनी खबर लेके जाते थे, आज मैं ये खबर लेके आया हूँ। आज कहा जाता है रिपोर्टर को ये खबर नहीं लानी है, ये खबर लेके आओ, कस्टमाइज खबर हो रही है। तो जब क्योंकि आपने देखा होगा कि टाइम्स ऑफ इंडिया के मालिक ने कहा कि हम न्यूज़पेपर नहीं निकालते, हम एक प्रोडक्ट निकालते हैं, जैसे हम चॉकलेट बेचते हैं उसी तरह हम अखबार बेचते हैं। तो सवाल यह है कि सरकार क्या कर रही है उसमें? क्यों नहीं उन अखबारों को जो विशेष अधिकार मिले हुए हैं, उनके पत्रकारों को जो एक्रेडिटेशन मिला हुआ है, जो उनको एडवर्टाइजमेंट मिलता है, तो उनको बंद कर देना चाहिए सरकार। मैं एक सवाल सरकारें आप ही एक ही बात आपसे जोड़ते हुए सुजाता जी से क्यों फिर इन कंपनियों का ऑडिट कराया, पता लगे कि कितने लाभ में चल रही हैं। अगर ये कर्मचारियों को निकालते हैं, अपना घाटा शो करती हैं, तो कंपनी ऑडिट करा के इनका लाभ दिया जाए। देखिए इसमें मैं आपको थोड़ी सी जानकारी देता हूँ। 2012 कि क्यों ना इनको ऑडिट कराया जाए। मैं वही दे रहा हूँ, इससे आप समझ जाएंगे। 2012 में नई दुनिया अखबार को जागर ने खरीदा। जाहिर है कि उस पर कई सवाल उठे, मामला जो है वो SIFO में भी गया। 133 करोड़ रुपए का उन्होंने व्हाइट में दिखाया। जब अखबारों को विज्ञापन लेने होते हैं तो वो बढ़ा चढ़ाकर अपना सर्कुलेशन दिखाते हैं, अपना टर्नओवर दिखाते हैं। लेकिन जब अखबारों को, कर्मचारियों को वेतन देना हो तो उनका टर्नओवर कम हो जाता है। आपको ध्यान होगा जब पिछला ये मजीठिया बेस बोर्ड जब हुआ था, किसी अखबार ने अपना ये ऑडिट रिपोर्ट देने से इनकार कर दिया था। हमको फिर बड़ी मुश्किल से कंपनी रजिस्ट्रार से निकालना पड़ा, हमको बताना पड़ा देखिए इस अखबार का 5 साल में 10 साल में कितना टर्नओवर बढ़ा है। आप तनेजा जी ने बहुत सही मुद्दा उठाया कि जब आप विज्ञापन लेने जाते हैं, कोई भी हो, प्रिंट मीडिया हो या टीवी चैनल हो, तो आप TRP की रिपोर्ट दिखाते हैं, देखिए हमारा TRP इतना है, हमारे इतने दर्शक हैं। अखबार वाले कहते हैं हमारा इतना सर्कुलेशन है, हमारा सर्कुलेशन 12 लाख सर्कुलेशन है। लेकिन जब कर्मचारियों को वेतन देने की बात आती है तो वो अपने को घाटे में दिखाने लगते हैं, तो रिसेशन आ जाती है। ये बात बिल्कुल सरकारों के निगाहों में है, लेकिन कोई सरकार इस पर कोई कार्रवाई नहीं करना। चंद्रशेखर जी, अगले सवाल के लिए आप आए। जी, राज बिहारी जी, काफी अच्छी आपने मुद्दे रखे हैं और अभी तक चाहे सुजाता जी की ओर से हो या तनेजा जी की ओर से हो, लगभग जो वर्तमान हालात हैं, किस तरह की परेशानियां चल रही हैं, उस बारे में हम बातचीत कर चुके हैं। तो राज बिहारी जी, आपसे ही मैं जानना चाहूंगा, संक्षेप में बताइएगा
कि अब अगर केंद्र सरकार की बात करें या राज्य सरकार की बात करें या जिला अधिकारियों की भी बात करें, क्योंकि वहां पर भी सूचना अधिकारी होते हैं और छोटे छोटे अखबार और दूसरे माध्यम वहां पर भी हैं, जो वर्तमान हालात हैं उसमें कैसे अब क्या कुछ किया जा सकता है, राज्य सरकार, केंद्र सरकार और साथ साथ जो मीडिया हाउसेज हैं उनकी ओर से भी क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहली तो बात यह है कि जो भी प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, आजकल साइबर मीडिया भी है, वहां पर अगर कोई आर्थिक परेशानी है तो सरकार को आर्थिक परेशानी अपने माध्यम से दूर करनी चाहिए। सरकार 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज लेके आई है, उसमें मीडिया को शामिल नहीं किया गया है। सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए और उनसे गारंटी लेनी चाहिए, भाई अगर हम आपको कोई आर्थिक पैकेज देते हैं तो आप अपने कर्मचारियों को नहीं निकालेंगे, आप पत्रकारों को नहीं निकालेंगे। लेकिन सरकार ने ना कोई आर्थिक पैकेज दिया है। मीडिया के मालिकों ने बहुत शोर शराबा किया, लगातार संपादकीय लिखे जा रहे थे अखबारों में कि अखबारों के साथ ऐसा हो रहा है, और उन्होंने ये करते हुए बहुत आर्थिक अपना नुकसान दिखाते हुए अखबार निकाल कई अपने संस्करण बंद कर दिए, अपने कर्मचारी निकाल दिए, कुछ विभाग उन्होंने बंद कर दिए, कुछ सप्लीमेंट उन्होंने खत्म कर दिए। अगर 10,000 लोग बेरोजगार हुए हैं तो सरकार को इस मामले में कुछ ना कुछ जरूर करना चाहिए। आर्थिक पैकेज भी सरकार दे। हम खुद मांग कर रहे हैं कि भाई अखबारों के लिए या टीवी चैनलों के लिए सरकार आर्थिक पैकेज दे, विज्ञापन सरकार दे। सरकार अगर 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज देकर आत्मनिर्भर भारत और इस तरह तमाम योजनाओं को, खासतौर पर जो छोटे और लघु उद्योग हैं उनको देना चाहते हैं, तो उनकी योजनाओं का जनता तक कैसे पहुंचेंगे? वो जाहिर है अगर अलीगढ़ में कोई लघु उद्योग के कोई काम करना चाहता है तो वहां के जो अखबार है उनको सरकार विज्ञापन दे, राज्य सरकारें विज्ञापन दें, केंद्र सरकार की तरफ से विज्ञापन जाए। अब आप देखिए कि एक उदाहरण आपको देता हूं कि मुसलमानों में परवाह नियोजन का विज्ञापन जाता है कि मुस्लिम भाई मुस्लिम परिवार परवाह नियोजन अपना है, वो विज्ञापन भी अंग्रेजी अखबार में छपता है। तनेजा जी, आप ही बताइए कि पुरानी दिल्ली में कितने लोग अंग्रेजी का अखबार पढ़ते होंगे? या तो हिंदी का अखबार पढ़ते हैं या उर्दू का अखबार पढ़ते हैं। उर्दू अखबार ज्यादा पढ़ते हैं। ये विज्ञापन अगर उर्दू अखबार में ज्यादा तो लोग ज्यादा पढ़ते। तो इस तरह की जो खामियां हैं, हम सबसे बड़ी बात है कि कोई बात को सुनने वाला नहीं है। आप चिट्ठी भेजते रहिए, कोई इस पर जवाब नहीं देने वाला है। राज्य सरकारों का और उससे भी बुरा हाल है। अभी छत्तीसगढ़ सरकार ने लगातार अपना विज्ञापन जारी रखा है, अखबारों में छपता है, टीवी चैनल पे। रासबिहारी जी, आप अपनी बात जारी रखिएगा। कुछ हमारे पास कुछ बाहर से भी कुछ सवाल आ रहे हैं। जैसे एक हमारे विंध्या सिंह हैं जो लिखते हैं कि ग्रामीण पत्रकारों की सुरक्षा के विषय में भी प्रकाश डालें। मैं उसी देखिए पहले और एक दो और हैं, अमृता राज हैं जो लिखते हैं न्यू मीडिया के बढ़ते प्रभाव से क्या परंपरावादी पत्रकार की जगह सुरक्षित रहेगी, और साथ ही साथ न्यूज वेब पोर्टल पर भी प्रकाश डालें। और ये सब सवाल है, इनको भी अपनी बात में आप शामिल करिएगा। ये अच्छे सवाल। देखिए, पहले मैं आता हूं पत्रकारों की सुरक्षा पर। हमने बहुत पहले जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन एक्ट, पत्रकार सुरक्षा कानून बनाने की मांग की थी। हमने सरकार को एक ड्राफ्ट बना के दिया कि इस तरह का पत्रकार सुरक्षा कानून बनाया जाए। देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि आज कौन पत्रकार होगा? जो लगातार मामले उठ रहे हैं, खास तौर पे छोटी छोटी जगहों पे, पत्रकार कौन होगा? हम लोग कहते हैं जो अखबार में, टीवी चैनल में काम करता है, जो खबर का काम करता है, खबर देने का काम, उसको पत्रकार कहते हैं। लेकिन जर्नलिस्ट की, पत्रकार की कोई परिभाषा, डिफिनीशन किसी एक्ट में नहीं है। वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट में वर्किंग जर्नलिस्ट की डिफिनीशन है, लेकिन पत्रकार की कोई परिभाषा नहीं है। पत्रकार कभी भी कोई बन सकता है। और आज जब से मोबाइल जर्नलिज्म शुरू हुआ है, क्योंकि बहुत जगह समस्या यही है कि पत्रकारों में आपसी झगड़े हो रहे हैं। मैंने एक पोर्टल से चालू कर दिया, मेरे पास मोबाइल है, मैंने एक माइक आईडी बनाई, मैं अपना एक न्यूज पोर्टल
को चलाता हूँ। खैर सरकार ने अब इस दिशा में कुछ काम करना शुरू किया है। सरकार ने न्यूज पोर्टल्स को भी उस कैटेगरी में लाने के लिए कुछ नियम बनाए हैं, तो उस पर काम आगे बढ़ना चाहिए। अगर जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन एक्ट बनता है तो सरकार तय करेगी ना जर्नलिस्ट की परिभाषा क्या होगी। और उसमें हमने ये भी कहा है कि आज देखिए कि सभी पार्टियां, सभी वर्ग, सबसे ज्यादा शिकायत मीडिया को लेकर है। कोरोना काल में भी हॉस्पिटल की खबरें छप रही हैं तो मीडिया को दोषी दिया जा रहा है कि मीडिया अपना सही काम नहीं कर रहा है। और कोई ऐसा तंत्र नहीं है इस देश में जो मीडिया की शिकायत को दूर कर सके या मीडिया के प्रति शिकायत को दूर कर सके। प्रेस काउंसिल है, प्रेस काउंसिल की अपनी सीमाएं हैं, वो अपनी भूमिका निभा रहा है, लेकिन वो कितना प्रभावी है आज के समय उसको हम सब देख रहे हैं। हमने मांग की मीडिया काउंसिल आप बनाइए। भाई जब टीवी चैनल आ गए, जब प्रेस काउंसिल, तो सबको लाइए ना, मीडिया काउंसिल बना के जब अखबारों को, टीवी चैनल को, साइबर मीडिया को, सबको उसके अंडर लाइए और एक ऐसी व्यवस्था बनाइए कि मीडिया के प्रति किसी की शिकायत है वो वहां जाए, अपना पत्र, अपना प्रार्थना दे और उस पर कार्रवाई हो। दोनों पे कार्रवाई होनी चाहिए। कोई अगर मीडिया पे अत्याचार करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। अगर हम किसी पर जी आप अभी ये सेंटेंस कंप्लीट कीजिए। इसी तरह हमने कहा कि अभी 2 प्रेस आयोग बने देश में। हमने डिमांड की है कि मीडिया कमीशन बना के मीडिया, भारत में मीडिया की क्या वर्तमान हालत है उसको आप स्टडी करें, अध्ययन करें और उसके हिसाब से जो भी नए कानून बन सकते हैं कानून बनाए जाएं। आपको ध्यान होगा कि जब एनडीटीवी को सरकार एक दिन के लिए रोक लगाती है तब उस वक्त हमने यही कहा था कि ये काम सरकार का नहीं होना चाहिए, किसी टीवी चैनल पर रोक लगाने का। ये एक स्वतंत्र कोई इकाई होनी चाहिए, कोई प्राधिकरण, कोई अधिकरण होना चाहिए जिसमें मीडिया के लोग हों, जिसमें सरकार के लोग हों, जिसमें न्यायपालिका के लोग हों। वो फैसला करें कि भाई ये वास्तव में इसकी ये कौन से अखबार की भूमिका क्या है, किस मीडिया की भूमिका क्या है। और इसी कारण आज देश में आप देखेंगे तो मीडिया की जो स्वतंत्रता की हम बात कर रहे हैं वो कुछ लोगों तक सीमित कर रह गई है। चंद्रशेखर जी, अगर आप ठीक है रासबिहारी जी, आपकी बात काफी हद तक हमारी समझ में भी आई। आप कहना चाहते हैं कि एक जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन एक्ट बने और आज के हालात में सरकार आर्थिक पैकेज दे मीडिया को और उनसे वादा भी ये ले कि वो लोगों को नौकरी से ना निकालें। एक मीडिया कमीशन बनाए, मीडिया के वर्तमान जो हालात हैं उसकी स्टडी की जाए और मीडिया काउंसिल जगह मीडिया बनाया जाए। जी सुजाता जी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि क्या कुछ आज के हालात में सरकारों को, चाहे वो राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो या मीडिया हाउसेज हो, क्या कुछ करना चाहिए? देखिए, एक तो सबसे पहले तो सॉरी, मैं बीच में मेरा इंटरनेट का प्रॉब्लम हो गया तो मैं बात नहीं सुन पाई। इस बीच में क्या क्या हुई, रासबिहारी जी बोल रहे थे या आप लोग जो बात कर रहे थे वो मैं नहीं सुन पाई। लेकिन हाँ, जैसे अभी मैंने जो सुना रासबिहारी जी की बात, मैं बिल्कुल इस बात का पुरजोर समर्थन करती हूँ कि एक ऐसा इंडिपेंडेंट स्वतंत्र तंत्र बनाया जाना चाहिए, कोई आयोग बनाया जाए या कोई काउंसिल बनाई जाए जो बिल्कुल जो रासबिहारी जी ने कहा कि वो मीडिया की जो भी समस्याएं हैं या जो भी चीजें हैं, उनको क्या तकलीफ है, क्या सुख सुविधा चाहिए, किस तरीके से उनको काम करना चाहिए, अगर नौकरी चली जाती है तो उनको किस तरीके से उनको सहायता दी जाए कि वो अपनी न सिर्फ मॉनेटरी सहायता बल्कि ये सहायता कि नौकरी चली गई, अगर गलत ढंग से गई है तो वो अपना अगर केस लड़ना चाहते हैं तो उनको उसके लिए भी मदद मिलनी चाहिए। और ये देखिए, जो मैं शुरू से कह रही हूँ कि ये सारे काम कोई मीडिया संस्थान और कोई ये नहीं कर सकता है। ये काम हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट को अपने हाथ में लेना पड़ेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट को ही निर्देश जारी करने पड़ेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट ने हाल में राज्यों को निर्देश जारी किए थे जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन एक्ट के लिए और चीजों के लिए, कैसी कुछ व्यवस्थाएं करें। तो जो मेरी जानकारी है, सीमित जानकारी है, लेकिन दिल्ली, झारखंड,
गोवा, अरुणाचल प्रदेश और अभी लेटेस्ट महाराष्ट्र में जर्नलिस्ट्स के लिए ये कुछ बिल पास किए गए हैं उनके लिए। उनकी सिर्फ महाराष्ट्र में पास हुआ है सिर्फ? जी जी, महाराष्ट्र में तो जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन एक्ट पास हुआ है। हाँ। और एक कॉर्पस फंड भी बनाया है महाराष्ट्र ने, जो सीनियर सिटीजन पत्रकार है रिटायर्ड, उनको पेंशन मुहैया कराने के लिए। तो ये बहुत अच्छे कदम है, ये राज्य सरकारें उठा रही हैं और इनके लिए आगे भी बिहार में और छत्तीसगढ़ में भी मैंने कुछ रिपोर्ट्स देखी कि चर्चा चल रही है इस बारे में। तो लेकिन सवाल ये है कि मुख्य रूप से देश के किसी भी कोने में अगर कोई भी जर्नलिस्ट कार्यरत है, और जैसा कि आपने कहा कि बड़े संस्थानों में तो फिर भी एक हद तक सुरक्षा है या थोड़ी तनख्वाह ठीक ठाक है, लेकिन जो छोटे छोटे संस्थान हैं या छोटे छोटे दूर दराज के इलाकों में जो पत्रकार काम कर रहे हैं, उनको तो किसी तरह की कोई सिक्योरिटी, कोई सुरक्षा, कोई मदद, कुछ भी नहीं है। तो ये मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ। आपने कानून की बात कही और पैकेज की बात राष्ट्रपति जी ने कही जी। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, सरकार जी आवाज, आपकी आवाज नहीं तनेजा जी, आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही है आपकी। हाँ, आवाज नहीं सुनाई दे रही। तनेजा जी, आपकी कुछ टेक्निकल दिक्कत है, आवाज आपकी सुनाई नहीं दे रही है। आप अभी थोड़ी देर में देखते हैं, अगर ये टेक्निकल दिक्कत दूर हो जाए तो सुजाता जी आप अपनी बात पूरी करें। जी, मैं इसमें यही कहना चाहती थी कि जो मैंने पहले कुछ बातें कही थी कि सरकार को ये सुनिश्चित करनी चाहिए 4-5 चीजें, जो मैंने पॉइंट्स आपको दिए थे, उसमें एक लीगल वाला एक पक्ष था। जो मान लीजिए कि आप किसी पचड़े में फंस जाते हैं किसी भी तरह के, चाहे आपके खिलाफ कोई मामला दायर हो जाता है, आप क्योंकि आपने एक बहुत ही खोजी पत्रकारिता की है और रिपोर्ट की है, तो आपके खिलाफ कोई मामला दायर हो गया या कुछ भी इस तरह की चीज है, या तो एक सुझाव ये है कि सरकार को एक पुलिस का डेडिकेटेड सेल बनाना चाहिए। पुलिस का एक डेडिकेटेड सेल बनाना चाहिए जिसमें पत्रकारों की खासतौर से जो शिकायतें हैं या जो कुछ भी परेशानी है वो दर्ज हो और उनकी जांच पड़ताल का काम हो, और उसी तरह एक स्पेसिफाइड डेडिकेटेड कोर्ट बनाया जाना चाहिए जहां की सीमित समयावधि तय की जाए कि इतनी अवधि में इन केसों की सुनवाई होके और इनका निदान किया जाएगा। तो ये बहुत जरूरी है और ये राष्ट्रीय लेवल पे भी होना चाहिए और राज्य स्तर पे, जिला स्तर, मतलब हर स्तर पे हो, ताकि जो छोटे से छोटे इलाके का पत्रकार है उसको भी अपनी सुरक्षा के लिए या अपनी सुरक्षा के लिए या अपने लीगल लड़ाई लड़ने के लिए उसको सहायता मिल सके। वरना आप जानते ही हैं कि आजकल अब ये हालत क्या है, जिस पे केस दर्ज हो जाते हैं, आप इधर से उधर चक्कर लगाते रहिए, बड़े बड़े वकील करिए, पैसा लगाइए, उसके बाद भी वो आपके पक्ष में आएगा कि नहीं, और सालों आप लड़ते रहते हैं, आपको लोअर कोर्ट में भेजा जाता है सबसे पहले, वहां 20-20 साल तक लड़ते रहते हैं, कोई सुनवाई नहीं होती, केस की तारीखें बढ़ती रहती हैं। तो ये इन चीजों को राष्ट्रीय स्तर पर इनका निदान करना बहुत जरूरी है। और मैं फिर इस बात को अंडरलाइन करूंगी कि ये सारा काम जो है, ये सारी जिम्मेदारी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को करनी चाहिए और फिर उसके बाद उसको निर्देश, राज्य सरकारों को निर्देश जारी करे। जैसे अभी मैंने कहा कि अभी उन्होंने जारी किए, तो महाराष्ट्र ने और राज्यों ने इस तरह की बहुत सारे कानूनों के बारे में विचार करना शुरू किया या कहीं प्रोटेक्शन की व्यवस्था करने की कोशिश की है। तो ये मेनली एक लोकतंत्र में एक जिम्मेदार सरकार जो होती है, केंद्र की सरकार, उसकी ये जिम्मेदारी है कि वो अपने फोर्थ स्टेट को सुरक्षित और सिक्योर करने के लिए कोई ना कोई उपाय करे। जैसा रासबिहारी जी ने कहा, कोई तंत्र बनाए। ऐसा भी बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई हम सरकार से इसके लिए क्यों मदद मांगे, या सरकार ऐसा करेगी तो हमें कल को हम पे दबाव भी पड़ सकता है कि आप हमारी रिपोर्टिंग मत कीजिए, हमारे बारे में अच्छा चल। तो
सरकार तो सरकार होती है, वो किसी पार्टी की सरकार नहीं होती है। मेरा पर्सनली मानना ये है कि देश की जो सरकार है वो किसी पार्टी की सरकार नहीं। जब तक चुनाव लड़ रही है, जब तक चुनाव चल रहा है, तब तक वो पार्टी है, लेकिन जब वो सरकार में आ गई तो वो सबकी सरकार जी। वो गरीब की भी सरकार है, वो अमीर की भी सरकार है, पत्रकार की भी सरकार है, महिलाओं की भी सरकार है, दलितों की भी सरकार है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके लिए एक समान सरकार। तो उसे उसका जो विजन है वो उसमें उसे ये देखना चाहिए कि हमारे ऊपर किस किस की क्या क्या जिम्मेदारी है, तो खास तौर से मीडिया के लिए उन्हें कोई ना कोई प्रावधान जरूर करना चाहिए। सुजाता जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता था जी। ऐसा कि राजबिहारी जी ने भी कहा कि पैकेज की बात चल रही थी 2020 वाला। मैं ये कहता हूँ कि अगर सरकार पैकेज लाती है तो वो सीधे मीडिया हाउसेज या कंपनियों को देने की जगह जिनकी नौकरी गई है या जो फ्रीलांसिंग कर रहे हैं उनको दे। आपको याद होगा बहुत साल पहले राजीव गांधी ने कहा था कि ऊपर से 1 रुपया चलता है तो घिसते घिसते 25 पैसे या 10 पैसे बन जाता है। अगर वो मीडिया हाउस के पास पैसा चला जाता है तो भूखा रह जाएगा और उनकी जेबें भर जाएंगी। जी जी हाँ। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन उसमें तनेजा जी एक प्रॉब्लम आती है जो कि बहुत सारे लोग सवाल उठाते हैं कि आज के युग में जब सिर्फ मीडिया हाउसेज ही नहीं है, वहीं पर ही सिर्फ पत्रकार नहीं है, बल्कि पत्रकार वेब पत्रकार भी हैं, फेसबुक पे भी लिख रहे हैं, यूट्यूब पे भी जर्नलिज्म कर रहे हैं, अपने ब्लॉग्स बना के वेबसाइट्स बना के पत्रकारिता कर रहे हैं, तो ट्रेस आउट करना एक बड़ा नहीं, जिनकी नौकरी से जिनको निकाला जा रहा है ऑन द टेक्स्ट ऑफ की रिसेशन। हाँ, तो इसमें देखिए अगर ऐसा होता है तो ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर ऐसा कोई आर्थिक पैकेज सरकार लाती है, हम तो खुद भुक्तभोगी हैं हमारे अपने संस्थान में 2 साल पहले। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जैसे प्रवासी मजदूरों को उन्होंने रेल और बस मुहैया करा दी, डायरेक्टर उनके खाते में पैसा डलवाया तो उनको लाभ मिला। अगर वो किसी के थ्रू जाता तो शायद उतना लाभ नहीं मिल पाता। नहीं मिलता। जी ठीक है सुजाता जी, रासबिहारी जी, तनेजा जी, काफी अच्छे विचार आपने रखे और काफी अच्छी ये परिचर्चा रही है। और इस परिचर्चा के अगर सार की बात करूं, आप सब लोगों ने जो भी बातें बताई हैं उसमें सबसे बड़ी तो ये है कि जो वर्तमान हालात हैं उसमें एक किसी तरह का आर्थिक पैकेज दिया जाए, चाहे वो मीडिया हाउसेज के जरिए जाए या जिस तरह से अभी रासबिहारी जी बता रहे थे कि राज्य सरकारों से लेकर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के यहाँ तक जो जिला सूचना अधिकारी होते हैं उनके यहाँ उनको पता रहता है कि कौन कौन से पत्रकार उनके यहाँ पर हैं और किस स्तर के पत्रकार हैं। तो जिस तरह से अभी मजदूरों को या दूसरे लोगों को भी कुछ मदद दी जा रही है, अगर कोई पत्रकार बहुत परेशानी में इस वक्त पे हैं तो उनको उस स्तर पे कुछ मदद की व्यवस्था की जा सकती है। साथ ही साथ एक जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन एक्ट बनाने की बात यहाँ पर सब लोगों ने कही है और उसके अलावा एक कहा गया है कि ये प्रेस काउंसिल वगैरह, अब जब एक वक्त बदल गया है, मीडिया का दौर है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल और न जाने किस किस तरह के माध्यम आजकल हैं, तो उसमें एक मीडिया काउंसिल बनाने की बात यहाँ पर आई है। और साथ ही साथ एक मीडिया कमीशन बना के पहले स्टडी करवाई जाए कि हालात क्या है, किस तरह के हालात है, उसके बाद एक अच्छा सा रेगुलेशन बनाने की बात यहाँ पर आई है। केंद्र सरकार एक ये कहेंगे कि गार्जियन की भूमिका में आके कोई एक मॉडल एक्ट बनाए और साथ ही साथ कुछ मॉडल दिशा निर्देश जारी करे राज्य सरकारों को और राज्य सरकारें उस पर अमल करें। और कई सारी राज्य सरकारें, उनका नाम लेने में हमें किसी तरह का कोई गुरेज नहीं है। जिस तरह से आप बता रही हैं कि महाराष्ट्र में वहां पर काम हुआ है, इसी तरह से कई सारी राज्य सरकारें हैं। उत्तराखंड की हम बात करें तो वहां पर उन लोगों ने, या यूपी की हम बात करें, उन लोगों ने जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, वेब पोर्टल्स हैं, उनको बड़ी अच्छी तरह से उन्होंने वहां पर रिकॉग्नाइज किया है। तो इस तरह के जो काम है ये आने वाले समय में होने हैं। आप सब लोग, जो मैंने ये कंक्लूजन दिया आप सब लोगों की बातचीत का, मेरे से सहमत हो गए। और किसी की कोई किसी तरह की कुछ और जोड़ना चाहें आप जोड़ सकते हैं। और आगे के लिए ब्रजेश जी आप अपनी बात रखें। बहुत बहुत धन्यवाद चंद्रशेखर जोशी जी। और आज के हमारे सभी प्रतिभागियों को मैं विशेष रूप से आभार प्रकट करता हूं। और साथ ही आपके द्वारा बताए गए जो कार्य हैं, बताए गए जो सुझाव हैं, और विशेषकर हमारे जो साथी मीडिया बंधु हैं जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, मेरा उनसे निवेदन है, नारदीय पत्रकारिता के मूल को आज के बाजारवाद से बाहर निकालें,
लोकतंत्र के स्तंभ को आइए मिलकर हम ही मजबूत करें। नारदी गुणों से प्रेरित होकर बने नारद संचार के इस मंच को सफल बनाएं, जिसका एकमात्र उद्देश्य लोकहित के मुद्दों पर नारदी परंपरा के वाहक पत्रकार बंधुओं को विचार विनिमय का आधार देना है। मंच का मानना है कि सकारात्मक संवाद में हर समस्या का समाधान उपलब्ध है। मंच का प्रयास रहेगा भविष्य में इस विषय पर विचार मंथन से निकला निष्कर्ष जन कल्याण के काम आ सके। इस आशा के साथ मैं अगले कार्यक्रम तक आप सभी लोगों की अनुमति चाहता हूं। नमस्कार। 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 नमस्कार।